हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 9th क्लास का 1.1 ख़त्म कर लिया था। आज हम 1.2 करेंगे और 1.2 भी आज हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 1.3 भी करा दूँगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो हमारा 1.1 था उसमें भी हमने सत्य असत्य बताया था। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में हमें सत्य और असत्य ही बताना है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? जब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्या। मतलब इनका और इनका जोड़ जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलके ही तो वास्तविक बनी है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? यह कथन सत्य है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये क्वेश्चन उसने हमें दिया है, अब हमें इसका बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो किस संख्या की बात कर रहा है? प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होके 2, 3 इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? उसे हम रूट m लेंगे, यानी कि रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 हम किसी भी रूट निकालें, मल्टीप्लाई करें, 1 से 1 को स्क्वायर निकालें, सबका आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब रूट 2 लेंगे। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.141, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। फिर आया रूट 3। रूट 3 की वैल्यू क्या आती है? 1.732050, ऐसे ये भी चलता रहेगा। फिर आएगा रूट 4। रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी? 2। हम ये देख रहे हैं कि किसी भी रूट की वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं आ रही है। नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब पॉजिटिव होंगी। ठीक है, हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या हम कोई सी भी ले लें, उसका अगर हम रूट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से चालू होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, जो कि सारी की सारी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव संख्याओं का रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के रूट कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। समझ में आया आप लोगों को? अब हम पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हमने क्या पढ़ा था पहले क्वेश्चन में कि जो वास्तविक संख्या है उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। वो क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यह कथन असत्य है
क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय दोनों होती हैं। पीछे से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप प्लीज़ क्लास पे फोकस कीजिएगा, आसपास की आवाज़ों पे ध्यान मत दीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो वह एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है वो? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसका क्या करना है? वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? रूट करना है हमें। ठीक है, रूट कर दिया हमने। इसका करेंगे तो आएगा 1। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक, रूट 2 का करेंगे तो आएगा 1.141। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 3 का करेंगे 1.73205। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट 4 का करेंगे तो आएगा 2। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक, तो हमने जैसा कि देखा कि अगर हम धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल करते हैं तो संख्या परिमेय भी आ रही है, अपरिमेय भी आ रही है। ठीक है, उसने हमें क्या बोला है? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। यदि नहीं, तो वह एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण, इसमें आप 9 भी लिख सकते हैं। 9 का भी 3 होता है, ये भी परिमेय है। ठीक है, तो लिख सकते हैं उदाहरण √4, √9, √16। ये सब इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इसका आंसर हमारा 2 आएगा, इसके बटे में 1, ये एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हमारा 3 आएगा, इसके बटे में 1, यह एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर 4 आएगा, इसके बटे में 1, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय व परिमेय दोनों होते हैं। उदाहरण √4, √9, √16। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जब हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि √2 कैसे हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया था। अब वो हमें क्या निरूपित करने के लिए कह रहा है? √5। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल लेते हैं कि हमारा √5 आया कैसे। तो हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, लंब वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया हमारा थीटा। तो थीटा के जो सामने वाला कोण होता है, मतलब ये जो साइड होती है, ये क्या होती है? लंब। और नीचे वाला क्या होता है? आधार। और ये होता है कर्ण। हमें ये दिखाना है कि ये हमारा √5 है, कर्ण। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? आधार को 2 मान लेंगे और लंब को 1 मान लेंगे और हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपको सिखाया था कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें निकालना है। तो आधार हमने क्या माना? 2, 2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या माना हमने? 1, 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 प्लस का 1, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया 4 और 1 5,
यहाँ लिखेंगे कर्ण, और ये जो वर्ग लगा हुआ है इसके ऊपर, ये इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, √5। अब हमने ये तो निकाल लिया कि √5 कैसे आया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, अब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमने सीधी रेखा खींच ली। ठीक है, क्या करेंगे, एक इकाई जो है हम इसमें नाप लेंगे। मतलब हमने जितना प्रकार खोल लिया, अब उतना ही प्रकार खोल के रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसा ही रहेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार। ठीक है, यहाँ लगाएंगे एक चाप, फिर यहाँ रखेंगे चाप पर, फिर लगाएंगे एक चाप, यहाँ रखेंगे, फिर एक लगाएंगे। तो हमने क्या करा कि जहाँ हमने प्रकार रखा उसे तो हम मान लेंगे 0। ठीक है, ये हो गया 0। पहली चाप 1 हो गई, दूसरी चाप 2 हो गई। ठीक है, तीसरी चाप 3 हो गई। ठीक है, अब हमें क्या आधार हमने क्या माना था, 2 माना था, तो हम 2 के ऊपर D से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने यहाँ रख दिया D। ठीक है, और ये लाइनें बराबर होनी चाहिए जो हमारे D में दी गई हैं। उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे 90 डिग्री पे बिंदु। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके एक लकीर खींच देंगे, लाइन खींचेंगे। हमने लाइन खींच दी। ठीक है, अब हमारा जो लंब था, लंब हमारा कितना था, 1। तो हमें बस ये प्रकार जितना खोला हुआ था उतना ही खोल के यहाँ चाप लगानी है। ठीक, लग गई। ये 1 हो गया, नीचे का आधार 2 हो गया। अब इसको जो हम यहाँ से 0 से जोड़ देंगे तो ये हमारे कितना बन जाएगा, √5 बन जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको नापेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसे ऐसे नापेंगे, ये इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बराबर। और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक चाप गिरानी है। ठीक है, यहाँ से एक चाप गिराएंगे। ठीक है, यहाँ से एक चाप गिराएंगे ऐसे। तो ये जो चाप गिरी हमारी यहाँ पर, वो हमारा क्या आ गया, √5। क्या आ गया, √5। ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है। ठीक है, और ये जो हमारा लंब था ये हमने 1 माना था। ठीक है, ये हमारा √5 आ गया। तो हमने दिखा दिया कि संख्या रेखा पर यहाँ पर जो है √5 हमारा आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का 4th क्वेश्चन रह गया था हमारा। अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये हमें कहाँ करना है, कक्षा में बैठकर करना है। वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमने √2 बनाया था, रूट अभी 5 बनाया हमने तीसरे क्वेश्चन में, वैसा ही हमें रूट लेके एक सर्किल टाइप का बनाना है। जब वो एक पूरा सर्किल बन जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि √2, √3, √4 ऐसे ऐसे करते करते √5, 6, 7, 8 ऐसे कर करके हमें पूरा एक सर्किल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, जैसा कि हम शुरू से करते आए, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये 1 है, ये 1 है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, 1 हो गया, तो हमें √2 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके हमें √6 तक मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। उसके बाद अगर वो सर्किल पूरा नहीं होगा तो आप बचे हुई चीज़ें आप घर से भी बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हम इसे बनाना चालू करते हैं। एक शीट ले लेते हैं। ठीक है, एक शीट ले लेते हैं, इस पे हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रकार ले लेंगे, वही एक बार जितना खोलना है उतना खोल लेंगे, उसके बाद हम इसे दोबारा नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे ओ पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर।
ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रख के एक चाप लगा देंगे, ठीक है, चाप लगा दी। अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ से हमारी ये जुड़ गई, ठीक है, ठीक है। ये एक इकाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, डी को रखेंगे यहाँ, ठीक है, इस पर रखेंगे और ये संख्या लाइन जो है इसके बराबर करके, और फिर हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे और ये हमारा 90 डिग्री बन गया, ठीक है, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हम जैसा शुरू से करते आए, यहाँ पर रखकर एक इकाई की चाप लगाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा, √2, √2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये खींच गए। ये हमारा √2 हो गया, ठीक है, ये हमारा P1 हो गया और ये हमारा P2 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे रखेंगे D, ठीक है। √2 से हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और लंब हमारा एक ही रहेगा और कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे D, ये जो हमारा P2 बना है यहाँ पर हम D रख लेंगे, ठीक है। D रखकर इन संख्याओं को बराबर कर देंगे, इन लकीरों को, D की लकीर को और ये जो हमने √2 की लकीर बनाई है वो, और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इससे सीधी रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। फिर वही यहाँ से रखेंगे प्रकार और एक इकाई की चाप लगाएंगे, क्योंकि लंब हमारा क्या है, एक है, ठीक। फिर इसको क्या करेंगे, हम एक दूसरे से जोड़ देंगे, हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है, हमारा √3 आ गया, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा √3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से रखेंगे D और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे रख लिया D, ठीक है। यहाँ रखने के बाद यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर इसे जोड़ देंगे, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ से एक इकाई की चाप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ हमने एक इकाई की चाप लगा दी, फिर इसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना बन गया, √4 बन गया। अब √4 बन गया तो यहाँ से फिर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। फिर इसे जोड़ देंगे यहाँ से, फिर यहाँ से एक इकाई की चाप लगाएंगे, इसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, √5, ठीक है। ऐसे करके करके हमें पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है, ऐसे कर करके क्या करना है, हमें पूरा सर्कल बनाना है। अब फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ आ गया हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है, इसे खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे, फिर 1 डिग्री की चाप लगाएंगे, मतलब एक इकाई की चाप लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दिया हमने। ऐसे कर करके हमारा ये पूरा सर्कल बन जाएगा। एट द एंड ये पूरा
सर्कल बन जाएगा। उसने हमसे यही कहा है कि हमें इसे ऐसे कर करके √6, अब हमारा √6 आ गया, √7, √8 ऐसे ऐसे कर करके इसे हमें सर्किल बनाना है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे पूरा बना पाएंगे। ठीक है, इसे बना लीजिएगा। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं और मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।